अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ईटा केमिस्ट्री। हम ईटा केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में ही बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के साथ ही हम लेमैन सीरीज़, पेस्टन सीरीज़, फंड सीरीज़ और बाल्मर सीरीज़ को डिस्कस करेंगे और हम बोहर एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही हम इससे रेलेवेंट कुछ MCQs क्वेश्चन करेंगे आज के लेक्चर में। जी स्टूडेंट्स, तो हमने कहा कि हम आज डिस्कस करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल को। बोहर एटॉमिक मॉडल बोहर्स ने 1913 में दिया और बोहर एटॉमिक मॉडल इज़ बेस्ड ऑन प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। बोहर ने अपना मॉडल प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की बेस पे दिया, लेकिन हम ये कह सकते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन मॉडर्न फिजिक्स मोड। ठीक है, इससे पहले जो था वो था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो कि क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस्ड करता था, और उसके कुछ डिफेक्ट्स आने के बाद बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का डिफेक्ट क्या था? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, अ मूविंग ऑब्जेक्ट लूजेज एनर्जी। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन अपनी कंटिन्यूसली एनर्जी लूज़ कर रहा था तो इट मस्ट कोलैप्स विद द न्यूक्लियस। लेकिन जब प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आई तो प्लांक्स ने कहा कि एनर्जी इज़ क्वांटाइज्ड एंड इट इमिट और एब्जॉर्ब इन अ डिसकंटिन्यूस मैनर। उसके बाद बोहर ने प्लांक्स थ्योरी की बेस पे अपना मॉडल दिया। तो हम बोहर इन 1930 गिव दिस मॉडल बेस्ड ऑन प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। हमें बोहर के मॉडल के चारों पोस्टुलेट मालूम होने चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू बोहर, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू another orbit. It absorb energy when jump from lower orbit to higher orbit. It emit energy when jump from higher orbit to lower orbit. उसके बाद इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी व्हेन रिमेन इन एन वन ऑर्बिट। हमें मालूम होना चाहिए कि डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, और E2 माइनस E1 ये क्या है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स। बोहर ने इन ऑर्बिट्स को शेल और एनर्जी लेवल्स का नाम दिया। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई एंड इट इज़ क्वांटाइज्ड। बोहर मॉडल के मुताबिक एंगुलर मोमेंटम क्या है? MVR इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई वेयर N इज़ 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब हमारे पास बोहर मॉडल की क्या एप्लीकेशंस हैं? तो बोहर ने कैलकुलेट किया रेडियस ऑफ शेल, ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, और उसके अलावा उसने कैलकुलेट की एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो ये दो एप्लीकेशन हैं हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल की। अकॉर्डिंग टू बोहर ने कैलकुलेट किया रेडियस, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन एटम एंड कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन एनर्जी लेवल। अब उसकी डेरिवेशन है बोहर्स ने, और बोहर्स के मुताबिक जो सेंट्रीपिटल फोर्स थी, सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, क्योंकि हमें मालूम है न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो किसके बराबर है? F इज इक्वल टू ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, वेयर R इज़ द रेडियस, E इज़ द चार्ज, Z इसमें जो है वो हमारे पास प्रोटॉन नंबर है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इज़ परमिटिविटी कांस्टेंट। जबकि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो एक तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, दूसरी वो फोर्स है जो कि इसको इस ऑर्बिट से बाहर की तरफ खींच रही है, ठीक है, जिसे हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r एंड बोथ फोर्सेज आर इक्वल। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में मूव नहीं करता। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस। अगर ये फोर्स ज़्यादा होगी तो ये अपने ऑर्बिट से बाहर दूर निकल जाएगा। तो बोथ फोर्सेज आर इक्वल बट अपोजिट, ये इक्वल फोर्सेज हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे बोथ आर इक्वल, ठीक है। सो mv स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और उससे बोहर ने रेडियस ड्राइव किया, और बोहर ने जो रेडियस के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव किया वो क्या था? Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर n इज द
शेल, नंबर ऑफ शेल और ऑर्बिट। n इज एनर्जी लेवल, यहाँ पे n एनर्जी लेवल है, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई m e स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सारे कांस्टेंट हैं, इन कांस्टेंट्स की वैल्यू हमारे पास आती है 0.529 एंगस्ट्रॉन, और हमें मालूम है 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। सो 0.529 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 0.529 इंटू 10 टाइम -10 मीटर। अब अगर इसकी जगह हम 0.529 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास रेडियस के लिए ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू 0.529। ठीक है, और हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे अगर हमारे पास कोई भी MCQs आता है, कहता है व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ 7th ऑर्बिट। ठीक है, नीचे आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं, आपको 7th ऑर्बिट का रेडियस बताना है, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू 0.529 वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल। 7वें शेल का रेडियस क्या होगा, 7 स्क्वायर इंटू 0.529। हम क्या करेंगे, Rn इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529 कर दें, एंगस्ट्रॉन में होना चाहिए। अगर मीटर में है तो हमें मालूम है 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 0.529 इंटू 10 टाइम -10 मीटर, या तो हम यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हम इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दें 10 टाइम्स -10 के साथ। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ से हमने कैलकुलेट किया है डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ शेल्स, कि एक ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट के साइज़ में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस मालूम करते हैं, फर्स्ट शेल का रेडियस है हमारे पास 0.529 क्योंकि n की जगह 1 आ जाएगा। फॉर सेकंड शेल इट इज़ 2 और वो आ रहा है 2.12 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, थर्ड शेल के लिए है 4.76। अब हम देख रहे हैं ये डबल नहीं हो रहा। ठीक है, तो MCQs में ये इस तरह भी क्वेश्चन हो सकता है कि रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट इज़ डबल देन फर्स्ट ऑर्बिट और नोट। ठीक है, या डिफरेंस हो सकते हैं, डबल डिफरेंस दिए हुए हैं कि ट्वाइस, 3 टाइम, 4 टाइम, क्या ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने ये बात जहन में रखनी है कि ये डबल नहीं होता, बल्कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है साइज ऑफ ऑर्बिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड के दरमियान जो डिफरेंस है, थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस, ठीक है, ये डिफरेंस इससे ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ ये R2 माइनस R1 है, ये R3 माइनस R2 है, तो R3 माइनस R2 इज़ ग्रेटर देन R2 माइनस R1। डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट इज़ लेस देन डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है, साइज़ ऑफ ऑर्बिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। इसमें एक फ़िक्स रेशो नहीं है, तो हम किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, और इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट कर दें, तो अगर किसी भी ऑर्बिट का डिफरेंस दिया हुआ है और 4 ऑप्शन मौजूद हैं, तो आप उसी वक्त ये इक्वेशन यूज़ करें, n स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉन, इसमें n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, रेडियस कैलकुलेट करें, लोअर ऑर्बिट का कैलकुलेट करें और उसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की। इससे पहले हमने बात की बोहर एटॉमिक मॉडल की, कि इट इज़ बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बोहर ने रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैलकुलेट किया और हमने उसके लिए इक्वेशन देखी कि इट इज़ इक्वल टू n स्क्वायर आर, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू 0.59 एंगस्ट्रॉन। इसका मतलब है हम उसमें किसी भी ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और हम उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियस। हमने डिफरेंस बिटवीन रेडियस की कितना डिस्टेंस है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन रेडियस से कैलकुलेट किया, और हमने देखा कि जैसे जैसे हम लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाते हैं, डिस्टेंस बिटवीन शेल एनर्जी लेवल इंक्रीजेस। फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है
थर्ड और सेकंड के दरमियान उससे ज़्यादा डिस्टेंस का डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने वो मालूम किया। अब हम देखते हैं एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ एनर्जी टोटल हम कहेंगे इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हमें मालूम है इट इज़ हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और यहाँ पे एम वी स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, और उसके बाद हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आता है के इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास इक्वेशन आती है ई एन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू एम जेड स्क्वायर E4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब हमें मालूम है यहाँ पे 8 एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कांस्टेंट, ई चार्ज है, Z जो है वो एटॉमिक नंबर है, तो ये सारे क्या है M, ये सब क्या है कांस्टेंट है। इन कांस्टेंट्स की वैल्यू है -2.18 इंटू 10 टाइम -18 जॉल। तो हम इन कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और n हमारे पास रह जाएगा, और n क्या चीज़ है, n इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिट। n क्या है हमारे पास, एनर्जी लेवल और शेल है, ठीक है, ऑर्बिट है कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो हमारे पास एनर्जी के लिए जो इक्वेशन आती है -2.18 इंटू 10 टाइम -18 इंटू 1 ओवर n स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएं, अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए एनर्जी जॉल्स में कितनी है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, दिस एक्सप्रेशन इज़ फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये एक्सप्रेशन एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, ठीक है। अब हमने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए इसे चेंज किया, और जब हम इसे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए चेंज करेंगे तो हमें मालूम है अगर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर दें विद एवोगाड्रो नंबर, हमारे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आएगी, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं विद 6.02 इंटू 10 टाइम 23। जाउल से किलो जाउल में चेंज करना है, हमें मालूम है 1 किलो जाउल इज इक्वल टू 1000 जाउल्स, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे विद 1000, तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया, ठीक है, ये है फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, अगर आपके पास कोई MCQs है उसमें कहा जाता है कि एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज तो वो कितनी है -2.18 इंटू 10 टाइम -18 जाउल है, ठीक है। अगर किलो जाउल में चेंज करना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर लें। एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1330 ओवर n स्क्वायर। अब फर्स्ट ऑर्बिट में 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए तो n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करें। अगर सेकेंड ऑर्बिट है और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी है तो n की जगह हम 2 सब्स्टिट्यूट करें, 2 के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। हमने कैलकुलेट की है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी, मैं इसे E1 कह देता हूँ, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। E1 इज इक्वल टू -1330.3 ओवर 1 स्क्वायर, हमारे पास -1330.3 ही आ गया। सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगी, -1330.3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, हमारे पास -328 आ रही है। सिमिलरली हमारे पास थर्ड ऑर्बिट के लिए ये -145 है। अब हमें यहाँ एक ट्रेंड नज़र आ रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए वैल्यू है -1330, सेकेंड ऑर्बिट के लिए वैल्यू है -328, फोर्थ के लिए -145। इसका मतलब है एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। हम कह सकते हैं एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एज इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, जैसे जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब अगर हम एनर्जी डिफरेंस की बात करें बिटवीन 2 ऑर्बिट्स तो हम सेकेंड और फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं, E2 -E1 हो जाएगा, -328 -1313, ये हमारे पास आ गया 984 किलो जॉल।
अगर हम थर्ड और सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस निकालें -145 माइनस 328, तो ये हमारे पास आता है 184 किलो जॉल। तो यहाँ से हमें ये पता चला है कि सेकंड और फर्स्ट ऑर्बिट के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज़्यादा है, थर्ड और सेकंड ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कम है। इसी तरह जब हम फोर्थ और थर्ड ऑर्बिट पे आएंगे तो उनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस इससे भी कम होगा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि एज इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, या एनर्जी डिफरेंस एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स डिक्रीजेस। तो हम यहाँ पे हमने इसका ट्रेंड लिखा है कि E2 माइनस E1 इज़ ग्रेटर देन E3 माइनस E2, जबकि रेडियस के लिए ये अपोजिट था। रेडियस का डिस्टेंस बिटवीन टू शेल्स इंक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन दूर इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो इट्स एनर्जी इंक्रीजेज। तो हम कह सकते हैं कि लोएस्ट एनर्जीज इलेक्ट्रॉन पजेस लोएस्ट एनर्जी व्हेन इट इज़ क्लोज टू द न्यूक्लियस। जब वो न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक होगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, जब वो दूर जाएगा तो उसकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और ये बात हमने पोस्टुलेट्स में भी पढ़ी है, हमें पोस्टुलेट भी मालूम है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी इट जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर। इसका मतलब है हायर एनर्जी लेवल में उसकी एनर्जी ज़्यादा है, उसने मज़ीद एनर्जी एब्जॉर्ब की। तो लोअर एनर्जी लेवल में जब आएगा इट इमिट एनर्जी, तो लोअर में आने के बाद उसकी एनर्जी पहले से कम होगी। इसी तरह अगर हम बात करें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो हम कहेंगे E इन्फिनिटी माइनस E1, इनफाइनाइट ऑर्बिट माइनस फर्स्ट ऑर्बिट, और वो क्या हो जाएगा 0 माइनस 1313, और ये हो जाएगी हमारे पास प्लस 1313 किलो जॉल पर मोल। जो स्टूडेंट्स हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले बोहर एटॉमिक मॉडल की, और बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट की बात की। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम की। ठीक है, हमारे पास स्पेक्ट्रम क्या है, हम कहते हैं स्पेक्ट्रम इज़ अ विजुअल डिस्प्ले ऑफ रिजॉल्व लाइट। ठीक है, हमारे पास रिजॉल्व लाइट का एक विजुअल डिस्प्ले व्हेन इज पास थ्रू अ प्रिज्म और एनी मोनोक्रोमेटर। ठीक है, हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दो तरह के हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम, इनविजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा जिसे हम कहते हैं, इट रेंजेस बिटवीन 400 टू 800 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर का जो रीजन है इसे हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। इससे बिलो और इससे अबव जो रेडिएशंस हैं वो हमारे पास रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड हैं। ठीक है, ये क्या है, दे ऑल आर इनविजिबल। ठीक है, ये हमारा जो स्पेक्ट्रम स्टार्ट होता है 400 नैनोमीटर इज़ वायलेट। ठीक है, आपने वेब क्योर वर्ड सुना होगा, इसका मतलब है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वायलेट से 400 नैनोमीटर से, एंड इट एंड्स एट 800 नैनोमीटर जो कि रेड कलर है। ठीक है, तो ये हमारे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा है। अब हमारे पास स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। एंड लाइन स्पेक्ट्रम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और इसे हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। व्हाट इज़ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ओरिजिन क्या है? व्हेन हाइड्रोजन गैस इज हीटेड, और ओरिजिन क्या है कि व्हेन इट इज़ हीटेड द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। व्हेन दे केम बैक टू लोअर एनर्जी लेवल, जब ये वापस लोअर एनर्जी लेवल पे आएंगे, दे इमिट रेडिएशन एंड गिव अ लाइन स्पेक्ट्रम बिकॉज इट इज़ अ एटम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। मैटर इन बल्क गिव कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। एटम का स्पेक्ट्रम जो होगा वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है हमेशा। तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बल्क में मैटर का होगा, लाइक सन। ठीक है, जबकि लाइन स्पेक्ट्रम
एटॉमिक स्पेक्ट्रे होंगे, एटम्स के स्पेक्ट्रे लाइन स्पेक्ट्रम होंगे। तो हाइड्रोजन एटम लाइन स्पेक्ट्रम देगा, और जो लाइंस उस स्पेक्ट्रम में अपीयर होती हैं लाइन स्पेक्ट्रम में किसी भी एटम की, उन्हें हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। अब हाइड्रोजन एटम की जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनको हम डिफरेंट सीरीज़, उसको हम एक सीरीज़ में क्लासीफाई करते हैं। 5 सीरीज़ हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइंस की। हम कहते हैं लेमैन सीरीज़, पाल्मर सीरीज़, पेस्चन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ एंड फंड सीरीज़। किस रीजन में है आपको मालूम होना चाहिए। इसमें से लेमैन सीरीज़ जो अल्ट्रावायलेट रीजन में है, बाल्मर सीरीज़ विजिबल रीजन में है, जबकि पेस्चन, ब्रैकेट, फंड एंड आईआर सीरीज़, पेस्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज़ आईआर रीजन में हमारे पास आती हैं। अब ये लाइंस कब अपीयर होंगी, ठीक है। लाइन अपीयर होगी, बाल्मर सीरीज़ की लाइन अपीयर होगी व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड, थर्ड और हायर, ठीक है, थर्ड या हायर ऑर्बिट से जब सेकेंड में आएगा। सिमिलरली लेमैन सीरीज़ अपीयर होगी व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट, सेकेंड और हायर ऑर्बिट से अगर फर्स्ट में जाता है तो इट इज़ कॉल्ड लेमैन सीरीज़। तो हमारे पास ये मैंने n और n1 और n2 की वैल्यूज़ लिखी हैं। अगर हम लेमैन, बाल्मर, पेस्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज़ लिखते हैं तो हम n1 1 2 3 4 5 कर लें, n2 2 3 4 5 और 6 से स्टार्ट कर लें एंड सो ऑन, इससे हायर। इसका मतलब है अगर मेरे पास लेमैन सीरीज़ है तो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट में आए, इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में आए, 10th ऑर्बिट से फर्स्ट में आए, 5th से आए, या किसी भी सेकेंड और सेकेंड से हायर ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो जो लाइन आएगी वो किस में होगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में होगी और लेमैन सीरीज़ की लाइन कहलाएगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि लेमैन सीरीज़ लाइज इन विच रीजन, तो हमें मालूम होना चाहिए, या पेस्चन सीरीज़ लाइज इन विच रीजन, कौन सी सीरीज़ किस रीजन में है, हमें इनके ये रीजन मालूम होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग करने के लिए हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 5th ऑर्बिट टू द थर्ड ऑर्बिट, ठीक है, 5th ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जंप कर रहा है। इन विच सीरीज़ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इट अपीयर, कौन सी सीरीज़ में अपीयर होगा, तो भाई 5th ऑर्बिट से जब थर्ड ऑर्बिट में जाएगा तो ये हमारे पास पेस्चन सीरीज़ होगी। किसी भी ऑर्बिट से थर्ड में जा रहा है तो ये पेस्चन सीरीज़ में होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके वेव नंबर्स की, ठीक है। तो वेव नंबर of spectral lines decreases from Lyman series to fund series, ठीक है। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रेलिवेंट, हम उनकी बात करते हैं। हमारे पास एक MCQ है, द सीरीज़ विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर लाइन इज। हाँ, यहाँ पे अब बात करते हैं बोहर के डिफेक्ट्स की, अभी हमने वो डिस्कस करने हैं, लेकिन हमें ये मालूम है कि व्हेन पाल्मर सीरीज़ को जिस वक्त फर्दर रिजॉल्व किया गया, ईच लाइन इज़ डिवाइडेड इनटू फर्दर लाइंस, ठीक है, ईच लाइन इज़ सब डिवाइडेड इनटू फर्दर लाइंस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, बाल्मर सीरीज़ जो है वो फर्दर डिवाइड होती है, बाल्मर सीरीज़ की लाइन, ठीक है। वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिक्रीजेस फ्रॉम लेमैन सीरीज़ टू फंड सीरीज़, वेव नंबर यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो लेमैन सीरीज़ से फंड सीरीज़ तक वेव नंबर डिक्रीज़ होगा, तो हमें मालूम है लेमैन टू फंड सीरीज़ ही। सिमिलरली हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिमेन इन एन ऑर्बिट इट्स मोमेंटम इज। भाई हमारे पास जो पोस्टुलेट थे बोहर सीरीज़ के स्टूडेंट्स, उसमें हमने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम इज़ क्वांटाइज्ड, mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो डी क्वांटाइज्ड, चेंज ऑलवेज या इमिटेड, हम किसी ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, हमें मालूम है एंगुलर मोमेंटम इज़ क्वांटाइज्ड, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने बात की बोहर एटॉमिक मॉडल की, उसके बाद स्पेक्ट्रम
और अब हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट की बात की थी, जबकि स्पेक्ट्रम में हमने लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, उसके बाद लाइन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। हमें की पॉइंट्स में मालूम होने चाहिए कि बोहर एटॉमिक मॉडल के क्या डिफेक्ट हैं। सबसे पहला डिफेक्ट, बोहर ओनली एक्सप्लेन सिंपल आइंस। उसने सिंपल आइंस H पॉजिटिव आइन, Li+2 आइंस या Be+3 आइन, बेरिलियम 3 पॉजिटिव आइन, इस किस्म के एटम आइंस के स्पेक्ट्रा तो एक्सप्लेन किए, बट इट फेल टू एक्सप्लेन द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ऐसे सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, मल्टी इलेक्ट्रॉन थे, उसको एक्सप्लेन ना कर सका। इसके अलावा जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रल लाइंस जो कि लेमैन, बाल्मर, पेस्टन, फंड सीरीज़ में, जब इन्हें फर्दर रिजॉल्व किया गया यूजिंग हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, दे स्प्लिट इनटू फर्दर लाइंस एंड बोहर फेल टू एक्सप्लेन दिस, and this is called Zeeman and Stark effect. You are familiar with this के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो फर्दर रिजॉल्व होती हैं उन्हें हम Zeeman and Stark effect कहते हैं, and Bohr failed to explain Zeeman and Stark effect. Also Bohr's model is contradictory with, किसके साथ contradictory था? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? हाइजेनबर्ग का कहना था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल मूविंग पार्टिकल साइमल्टेनियसली एट अ टाइम। हम ये मालूम नहीं कर सकते एक पार्टिकल पोजीशन एंड वेलोसिटी एक मूविंग पार्टिकल की एट अ टाइम हम मेजर नहीं कर सकते, तो इट कॉन्ट्राडिक्ट विद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है एनर्जी लेवल क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस वुड बी। हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में बात की कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट इट्स एनर्जी increases, it absorb energy, and when it move away from the nucleus energy increases। हमने एनर्जी डिफरेंस भी कैलकुलेट किए थे। हमने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट कैलकुलेट की जो कि लोअर थी -13, जबकि सेकंड ऑर्बिट में वो इससे ज़्यादा थी। थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी मज़ीद बढ़ रही थी। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस वुड बी लोवेस्ट एनर्जी। जो न्यूक्लियस से बिल्कुल सबसे ज़्यादा क्लोज होगा वो सबसे लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटाल होगा। क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 वेव्स पास अ पॉइंट इन 4 सेकेंड, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव म्यू इज इक्वल टू, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। एक तो हमें ये रिलेशन मालूम है, ठीक है, कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का यहाँ कह रहे हैं 15 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 15 वेव्स डिवाइडेड बाय 4 सेकेंड कर देंगे। 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पास हुई, तो हम सिंपली इसके लिए क्या करें, 15 वेव्स हैं डिवाइडेड बाय 4.0 सेकेंड है। 15 डिवाइडेड बाय 4 ये आ जाएगा 3.7 समथिंग होना चाहिए, 3.8 हर्ट्ज हो जाएगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है विच इक्वेशन रिप्रेजेंट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें से कौन सी इक्वेशन है जो कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रही है। डेल्टा x इंटू एक्स पी इज इक्वल टू h/4π, नहीं, डेल्टा x इंटू एक्स पी इज ग्रेटर दैन h/4π, ये भी नहीं होता है। हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है डेल्टा x इंटू एक्स पी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4π। ये है हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जस्ट
डिस्कस कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर, जिनको कन्फ्यूजन हो। भाई हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ 1 सेकेंड। एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ से जितनी वेव्स 1 सेकेंड में पास हुई वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब एक वेव मेरे पास ये है और एक वेव ये है, तो 1 सेकेंड में कौन सी वेव ज़्यादा पास हो सकेंगी? ये वेव्स, एक वेव हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट ट्रफ और क्रस्ट। इस वेव की वेवलेंथ ज़्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है, तो इसका मतलब है ये ज़्यादा पास हो जाएंगी। इसका मतलब है जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। म्यू इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। इसी तरह वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट ट्रफ और क्रस्ट। एंड वेव नंबर क्या है? वेव नंबर इज़ द नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट लेंथ, ठीक है। अब वेव नंबर और वेवलेंथ का अगेन इन्वर्स रिलेशन आएगा। अगर मैं कहता हूँ ये मेरे पास 1 मीटर है लेंथ, डिस्टेंस, ये लेंथ 1 मीटर है, तो ये जो लॉन्गर वेवलेंथ की वेव है ये इसमें कम होंगी, जबकि जो शॉर्टर वेवलेंथ की वेव्स हैं वो इतने डिस्टेंस में ज़्यादा आएंगे। इसका मतलब है वेव नंबर उसका ज़्यादा होगा जिसकी वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। वेवलेंथ जितनी कम होगी उतना ही वेव नंबर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ छोटी सी बातें हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। इसी टॉपिक, इसी चैप्टर के हमारे पास कुछ लास्ट टॉपिक बाकी हैं, क्वांटम नंबर, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से रेलिवेंट हम बात करेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है MCQs की।